ये फिल्म एक ऐसे साहित्यकार को समर्पित है जिसने माता के प्रेम के साथ साथ पिता के दायित्वों को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसने ये बताने की कोशिश की है कि यदि माता आपके लिए झिलमिलाता हुआ आसमान है तो पिता आपको घनघोर छाया देने वाला एक वट वृक्ष है। मई जून का महीना था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई ये सोचकर कि सुबह होते ही मैं अपना घर छोड़ दूंगी। क्योंकि मैं अपने आप से, अपनी जिंदगी से और सबसे ज्यादा अपने पिताजी से परेशान थी। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करानी नहीं थी तो क्यों कहते थे मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, इंजीनियर। साहब। क्या बात है प्रेम प्रकाश? साहब पानी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। और ये मिठाई किस खुशी में? साहब वो बिटिया ने स्कूल में टॉप किया है साहब। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम अपनी बिटिया को इस बार इंजीनियर बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और कुछ भी तुम्हें आवश्यकता लगे, कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। बस साहब आप लोगों की कृपा बनी रहे। अरे क्या खाक इंजीनियर बनेगी? एक लैपटॉप तो दिला नहीं सकते थे और चले थे इंजीनियर बनाने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना और उसके खर्चों को मेंटेन करना क्या कोई आसान बात थी? घर में एक माँ भी थी जिसकी बात पिताजी कभी सुनते थे और कभी नहीं भी सुनते थे। वो बिन्नो की बिटिया की शादी में अगर कुछ अच्छा सा देखते तो। तुम हमारे सामने अपनी रोज़मर्रा बातें ना रखा करो। हमने जितना कह दिया वही काफी है। कोई वैल्यू नहीं थी उनकी। अब सुबह हो चुकी थी। मैं पिताजी के घर से दफ्तर जाने का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब पिताजी घर से नहीं गए तो मैं ही बिना बताए घर से निकल गई और जल्दबाजी में अपनी चप्पल की बजाय पिताजी की चप्पल पहन ली थी। और तो और आज मैंने वो काम भी किया था जिसकी जिंदगी में कभी कल्पना तक नहीं की थी। पिताजी की टंगी हुई पैंट से उनका पर्स निकाल लिया था मैंने, ये देखने के लिए कि देखें जरा आखिर कितना बैंक बैलेंस अपने लिए जमा करके रखा है। हैरान हूं ये सोचकर जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं।
अभी मैं घर से स्टेशन के लिए कुछ दूर चली ही थी कि अचानक से मेरी नज़र घड़ी पर गई। उस वक्त 8:45 हुए थे और इस वक्त दिल्ली के लिए तो कोई ट्रेन थी ही नहीं। यही सोचते हुए मैंने अपना रास्ता रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की ओर बदला ही था कि अचानक से मेरे पाँव में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैंने नीचे झुककर देखा तो सड़क के किनारे का गंदा पानी मेरी चप्पल के अंदर से मेरे तलवों को भिगो गया था। मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने पिताजी का पर्स बैग से निकाला। जब पर्स खोल कर देखा तो पर्स अंदर से फटा हुआ था, जिसमें एक 100 रुपये का नोट और एक 50 रुपये के नोट के अलावा 2-3 सिक्के और कुछ मुड़ी हुई पर्चियां रखी थीं। मैंने उसमें से पहली पर्ची निकाली और पढ़ी। उसमें लिखा था, पाखी के कंप्यूटर साइंस की किताबें 25,000 रुपये, घड़ी 2,800 रुपये और जूते 1,600। अब बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं था। मैं पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से मेरे बाएं पांव के अंगूठे में कुछ कील जैसा चुभा। घर से भाग के आई है ना? देख, मैं भी घर से भागी थी। ये देख, मेरे कपड़े, मेरी गुड़िया। मैंने भी अपने पापा को धोखा दे के ऐसे ही भागी थी। मर गए मेरे पापा, मर गए। मैंने कई बार माँ को पिताजी से उनकी शुगर चेक करवाने के लिए कहते हुए सुना था, जिसे हमेशा पिताजी कुछ भी बोलकर हंस के टाल दिया करते थे। शांति, हम दफ्तर जा रहे हैं। अच्छा सुनो, वो लौटते समय अपनी शुगर की जांच करा लेना। शांति, अगर हमने अपने शुगर की जांच करवा ली ना तो सरकार जो है ना हमारे अंदर चीनी मिल खोल देगी। अब मेरे पाँव की तकलीफ और बढ़ती जा रही थी। मैंने सामने देखा तो सड़क के किनारे एक टूटी हुई बेंच पड़ी थी। मैं उस पर जाकर बैठ गई और सर उठाकर देखा तो एक टूटा सा छप्पर पड़ा था। ये शायद किसी धोबी की दुकान थी। जब मैंने पाँव से चप्पल को निकाला
तो देखा मेरे बाएं पांव का अंगूठा खून से बुरी तरह से सना हुआ था और मेरे अंगूठे का खून चप्पल में भी भरा हुआ था। अब मैंने अपने दर्द की परवाह किए बिना पर्स से दूसरी पर्ची निकाली और पढ़ी। जिस पर लिखा था, अरे अब तो अपने लिए नए जूते ले लो, कब तक वही फटे पुराने चप्पल पहन के घूमते रहोगे। अरे अब तो अपने लिए नए जूते ले लो, कब तक वही फटी पुरानी चप्पल पहनते रहोगे। ये पर्ची माँ ने पिताजी के लिए लिखी थी। मेरे पाँव में बेतहाशा दर्द हो रहा था। मैंने अपने दर्द की परवाह किए बिना पर्स से तीसरी पर्ची निकाली और पढ़ी। पाखी के लैपटॉप के लिए बैंक में पेशगी की रकम जमा कराने के लिए स्कूटर 6,000 रुपए में बेचने की बात तय। शुक्रवार को पाखी को उसका नया लैपटॉप मिल जाएगा, जिसके लिए वो 6 महीने से परेशान थे। ये पर्ची पढ़ते ही मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैंने अपने पांव की तकलीफ की परवाह किए बिना मैं सीधा उस दुकान की ओर भागी जहां पिताजी अक्सर अपना स्कूटर बनवाने जाया करते थे। भागते भागते मुझे पिताजी की एक एक बात याद आ रही थी। अरे अब तो अपने लिए नए जूते ले लो, कब तक वही फटी पुरानी चप्पल पहनते रहोगे। हमारी ये चप्पल तो अभी 6 महीने और चल जाएगी। पाखी के जूते देखो कितने खराब हो गए, कितने खराब हो गए हैं। चलते हैं। जब भी माँ पिताजी की तरफ दूध का ग्लास बढ़ाती, पिताजी ये बोलकर मना कर देते कि दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, पाखी को दे दो। पापा ये लो, ये दूध ले लो। अरे शांति, हमने तुमसे कितनी बार कहा है दूध हमें अच्छा नहीं लगता, बिटिया को दे दो। ये लो बिटिया, दीजिए। पिताजी को सामने खड़ा देख मैं भागकर उनके पास गई और उनके हाथ को पकड़कर बेतहाशा रोने लगी। पापा नहीं चाहिए मुझे लैपटॉप, नहीं चाहिए मुझे घड़ी, पापा मुझे जूते भी नहीं चाहिए। पापा प्लीज आप ये स्कूटर मत बेचो। उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार उस पत्थर
हर दिल इंसान को पिघलते हुए देखा था। पिताजी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, स्कूटर पर बिठाया और हम घर की ओर रवाना हो गए। उस दिन जिंदगी में पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक पिता क्या होता है और क्या होती है उसकी अहमियत। उसके बाद मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में पिताजी को कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि उनका सर गर्व से ऊंचा हो सके, क्योंकि मुझे अपने पिता के सपनों को साकार करना था। उन्हें एक बड़ा ऑफिसर बनके दिखाना था। अच्छा, जा रहे हो? जी पापा। रुको, ये लो, दूध पीते जाओ। चलो जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। पापा, मैं जानती हूँ कभी कभी जिम्मेदारियाँ आदत बन जाती हैं। अब कुछ जिम्मेदारी अपनी इस बेटी को भी लेने दीजिए। ये लो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमारी बिटिया रानी बड़ी कप्तान बन गई है। एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर तुमने उसकी जिंदगी बना दी। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देगा बेटा। और आज आपका जन्मदिन है, ये तो आप भूल ही गए होंगे। अरे हाँ हाँ, मैं भी भूल गई थी। ये पाखी बिटिया, ये क्या है? तुम भी ना कुछ भी। अरे जूते, शांति, ये देखो बेटा, ये तो बड़े कीमती होंगे ना। आपसे ज्यादा नहीं पापा। मेरा बच्चा। अच्छा लो, मैं पहनता हूँ। शांति, इसे देखो। अरे बेटा, हैप्पी बर्थडे माय हीरो, माय पापा।